साथियों, आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ऑल इंडिया एकता फोरम एवं राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के द्वारा आज का ये जो कार्यक्रम अकोला शहर में आयोजित किया गया है, इसके लिए कई विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। एक विषय है चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल, यानी भारतीय लोकतंत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र है और मतदाताओं के मतदान के अधिकार को समाप्त करने का षड्यंत्र है। दूसरा विषय है कोई भी सरकार अपने अधिकार का इस तरह प्रयोग नहीं कर सकती कि मुसलमान समाज भड़क उठे और विद्रोह करने लगे। मेरे विचार से वह एक पागल सरकार ही होगी जो ऐसा करेगी। कॉमन सिविल कोड पर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में दिया हुआ भाषण, इसको भी यहां विषय रखा गया है। तीसरा विषय है कर्नल प्रसाद पुरोहित ने फरीदाबाद में जो गुप्त मीटिंग की, उस गुप्त मीटिंग में उसने कहा ये राष्ट्र ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए हमें राष्ट्र और संविधान के विरोध में लड़ना होगा। ये बयान उस गुप्त मीटिंग में दिया गया और हेमंत करकरे ने, जिसको बॉम्बे में मारा गया, उसने कोर्ट में इन लोगों के विरोध में जो केस दायर किया उसमें ये लिख कर दिया हुआ है। और चौथा विषय है ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करो और फेंक दो। यह ब्राह्मणवादी नीति है, एक षड्यंत्र का पर्दाफाश। साथियों, ये जो विषय यहां रखे गए हैं उसमें सबसे पहला विषय ईवीएम मशीन का विषय है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, जिस विषय पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, खास तौर पर ईवीएम मशीन के बारे में। ईवीएम मशीन एक ऐसी मशीन है जिसने मुसलमानों के 20 करोड़ वोटों को जीरो बना दिया। और मुझे नहीं लगता मुसलमानों को इसके बारे में कोई जानकारी है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनाव होती थी और उस चुनाव में मुसलमानों के विरोध में लोग खुलकर चुनाव लड़े और इसके बावजूद भी बहुमत से चुनाव जीतकर आ जाए। आज तक 2014 के पहले तक ये भारत के चुनाव में कभी भी नहीं हो सकता था, न कभी हुआ। 2014 के चुनाव में मुसलमानों का वोट लिए बगैर और मुसलमानों के विरोध में काम करके भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली और केवल 31% वोट मिले। याद करो, 2014 के पहले सेंट्रल में कोई भी सरकार मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर, कोई भी सेंट्रल की सरकार बहुमत से मुसलमानों के समर्थन के बगैर कभी नहीं बनी। सतहत्तर में 27 साल तक मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन किया। 50 से लेकर 77 तक तो कांग्रेस 77 तक दिल्ली में सरकार में रही और 77 में पहली बार
इंदिरा गांधी के विरोध में, इमरजेंसी के विरोध में, जब 77 में जनता पार्टी को मुसलमानों ने समर्थन दिया तो कांग्रेस के विरोध में जनता पार्टी की सरकार आई थी। आप लोगों को याद होगा। वैसे हमारे लोगों को भूलने की बीमारी है, और भूलने की बीमारी होने की वजह से याद दिला रहा हूं। यह बहुत अहम जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, यह सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर कभी नहीं आई। जनता पार्टी की सरकार भी मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर नहीं आई। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी प्रधानमंत्री बने, मुसलमानों के सपोर्ट से केंद्र में प्रधानमंत्री बने। आज तक भारत में कोई भी सरकार मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर केंद्र में कोई सरकार नहीं बनी। पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की 283 सीटें बगैर मुसलमान के सपोर्ट से बनी। खास बात आप लोगों को बता रहा हूं। और ये मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर बन नहीं सकती, बन गई। कैसे बनी? बन नहीं सकती मगर बन गई। कैसे बनी? ये मुसलमानों को पता नहीं है, ये ईवीएम का सबसे बड़ा घोटाला है। और ईवीएम ने मुसलमानों का वोट वैल्यू अंग्रेजी शब्द है। वोट वैल्यू का अर्थ है मत मूल्य। वोट का मूल्य जीरो कर दिया। 2014 के बाद मैं जो नोमानी साहब को मिला तो नोमानी साहब को याद होगा कि मैंने ये बात उनको समझाई, खानकाह में जाकर समझाई कि ये ईवीएम है जो मुसलमानों का वोट वैल्यू जीरो कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने तो वोट का अधिकार देकर मुसलमानों को ताकतवर बनाया, और ब्राह्मणों ने ईवीएम मशीन लाया, और ईवीएम मशीन लाकर मुसलमानों का वोट वैल्यू जीरो कर दिया। आपको याद होगा 82 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और 80 के दशक में अमेरिका और यूरोप में फैसला हुआ, ईवीएम मशीन पाबंदी लगाने का फैसला 80 के दशक में हुआ कि ईवीएम मशीन से अमेरिका में, यूरोप में चुनाव नहीं होगा। यह फैसला 80 में हुआ, और इंदिरा गांधी 82 में प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि जिन मशीनों पर यूरोप में, अमेरिका में पाबंदी है, वो मशीनें भारत में लाई जाएगी। आपको ये मालूम नहीं ये फैसला किसने किया? 82 में इंदिरा गांधी ने फैसला किया। आप लोगों को यह भी याद होगा कि 80 के बाद भारत के चुनाव में ये नारा मैदान में गूंजने लगा था। काशीराम जी के द्वारा वो नारा था, वोट हमारा और राज तुम्हारा। आपको थोड़ा याद दिला रहा हूं, बात समझ में आए इसलिए। ये वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये 80 के बाद ये नारा, और नोमानी साहब को मालूम है, ये नारा लगाया गया था। तो उन लोगों को, ब्राह्मणों को पता चला
हाँ, ये बात तो सही है, वोट तो इनका है, राज हमारा है। और ये फिर नारा अगर गांव गांव तक फैल गया तो फिर ये राज अब भविष्य में हमारा आने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी हमारा राज होना चाहिए, इसलिए इंदिरा गांधी ने 82 में ईवीएम मशीन पर पाबंदी लगी थी यूरोप और अमेरिका में। और पाबंदी क्यों लगी थी? तो भारत सरकार ने स्टडी किया कि ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है और घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है, इसीलिए यूरोप और अमेरिका में पाबंदी लगी। तो ब्राह्मणों ने निर्णय लिया अगर घोटाला किया जा सकता है ईवीएम में तो ये मशीन भारत के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि हम तो अल्पसंख्यक हैं। भारत सारे देश भर में ब्राह्मण 3.5% है और महाराष्ट्र में 1.5% है। आप लोगों को ब्राह्मणों का डर लगता है। पूना में हमारे दलित पैंथर के एक नेता ने पूना के कार्यक्रम में शंकराचार्य को जूता मारा था। उसने सोचा छोटे मोटे ब्राह्मणों को क्या मारने का, शंकराचार्य के ऊपर कोई है नहीं। अगर शंकराचार्य को मारो तो अपने आप सारे देश के ब्राह्मणों को मारने जैसा हो जाएगा। सबको मारने की जरूरत है नहीं। ध्यान से सुनो, नारे मारे मत लगाओ, दिमाग में जाने दो। जो मैं बोलता हूं मेरे लिए तालियां फालियां मत बजाओ, दिमाग में घुसने दो जो मैं बोलता हूं, क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में घुसेगा तो घर में काम में आएगा। मैं कोई वोट हासिल करने वाली तकरीर करने वाला आदमी नहीं हूं। जिंदगी में कुछ काम की बात आपके दिमाग में रहे और काम में आ जाए, इसके लिए बातें बताते रहता हूं, समझाने की कोशिश करते रहता हूं। अभी भी मैं ईवीएम मशीन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात है, ये समझना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है, महाराष्ट्र में 1.5% है। 3.5% वाला ब्राह्मण अगर गांव में सरपंच बनाना चाहे, गांव का सरपंच बनाना चाहता है ब्राह्मण, अरे सरपंच तो बहुत दूर की बात है, पंच नहीं बना सकता। पंच जब नहीं बना सकता तो सरपंच कहां से बनाएगा? जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते, क्योंकि संविधान के अनुसार हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार है और महाराष्ट्र में 1.5% है। 1.5% से क्या होगा? सरपंच बन जाएगा। 3.5% से क्या हो जाएगा? सरपंच बन जाएगा। 3.5% से ये लोग सरपंच नहीं बना सकते, देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे। क्या रहस्य है? इस रहस्य को समझने की जरूरत है। अरे भाई शांति से सुनो, आप लोगों को कोई आदमी खुजली करते रहता है, खुजली करने से ही इधर उधर भड़क जाते हो। बड़ी लड़ाई लड़ना है तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। ध्यान से सुनो, केवल खुजली करने से ही आपको थोड़ा सा उचकाने से ही उचक जाते हो तो फिर तो दुश्मन को समझ में आता है आप कमजोर आदमी हो, आपको उचकाने से ही उचक जाते हो। ध्यान से सुनो जो कह रहा हूं। तो जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। क्या रहस्य है? इस रहस्य को जानना जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। कितने लोगों को पता है? जिन मशीनों के आधार पर भारत में चुनाव हो रहा है, उस मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया। और फैसले में क्या लिखा?
केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। और अगर चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करना है तो इस मशीन को पेपर ट्रेल नाम की दूसरी मशीन लगानी होगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्णय दिया तो उस निर्णय के अनुसार 2014 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था। वो चुनाव होने के पहले जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस लेकर गया था सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना था कि 2004 में और 2009 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव में घोटाला करके चुनाव जीता और उसके दस्तावेजी सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए और उसने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। बहस करने के बाद जजेस ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप कहते हो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, चलो हम आपकी बात मानते हैं। आप बताइए, ईवीएम मशीन हम इस चुनाव में रखना चाहते हैं, आपके पास ईवीएम मशीन में सुधार करने के लिए कोई सुझाव है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा, हां, मेरे पास ईवीएम मशीन में सुधार करने के लिए सुझाव है। तो उसने कहा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पहले तो हमको यह समझना होगा कि इस मशीन में दोष क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट को उसने बताया कि इस मशीन का पहला दोष कि इस मशीन में जब कोई मतदाता वोट डालने के लिए जाता है तो जब वो बटन दबाता है तो बीप का आवाज होता है, लाइट जलता है और लाइट जलने के बाद मान लो आपने कमल पर वोट दिया, मान लो आपने पंजे पर वोट दिया, मान लो आपने हाथी पर वोट दिया, मान लो आपने साइकिल पर वोट दिया, घड़ियाल पर वोट दिया, मान लो अगर आपने वोट दिया, दिया हुआ वोट दिखाई नहीं देता कि यदि आपने साइकिल पर वोट दिया तो आपका वोट साइकिल के नाम पर जमा हो गया है। आपका ठप्पा, आपकी निशानी, आपका मोहर साइकिल पर लग गया है, इसका कोई आंखों से दिखाई नहीं देता, केवल लाइट जलता है। यह नहीं दिखाई देता है कि मोहर उस पर लग गई है। आपने देखा? अच्छा, आप लोगों ने भी नहीं देखा क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देता है। आप बटन दबाते हो, बीप का आवाज होता है, लाइट जलता है, बस मोहर लगा हुआ निशान किसी को भी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई नहीं देता है तो मशीन के अंदर जाकर यह गायब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, गायब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मान लो नहीं हो गया तो चलो ठीक है, और अगर हो गया तो घोटाला हो गया, क्यों सबूत तो है नहीं कि आपका वोट जिस पर आपने मोहर लगाया वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मशीन के अंदर जाने के बाद
मशीन में घोटाला होता है। पहली बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, यह पहला सबसे बड़ा दोष। और इस दोष को समझने के लिए मैं आपको सबूत देता हूं। आप पहले बैलेट पेपर पर वोट डालते थे, कागज पर वोट डालते थे। तो जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो चुनाव आयोग के अधिकारी आपको बैलेट पेपर देते थे, और बैलेट पेपर देखने के बाद आप देखते थे, ऐसा देखते थे, पंजा, कमल का फूल, हाथी, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए, क्योंकि सवाल मेरे समझने का नहीं है, सवाल आपके समझने का है। पहले आप ऐसा देखते थे, हाँ हाँ हाँ, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, सोचता था। पहले हाथ में लेता था, फिर देखता था, फिर सोच किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए, समझने के लिए बता रहा हूं। तो आप फिर जो मोहर है वो देखे, मोहर किधर है, मोहर है। फिर वो शाही वाला जो पैड होता है उसमें ऐसा ऐसा, हाँ हाँ लग गया, लग गया, शाही लग गया है। हाँ, फिर कुत्ते के ऊपर ऐसा, हाँ हाँ वो भी बराबर लग गया है। दोनों आंखों से देखते और कुत्ते पर निशान आपका लग गया, दोनों आंखों से देखते, और दोनों आंखों से देखने के बाद, बैलेट पेपर पर देखने के बाद आपकी तसल्ली होती थी कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है मेरा वोट उसी के नाम पर जमा हो गया है। ये बैलेट पेपर पर होता था। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है ये मशीन एडवांस है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर मशीन एडवांस है तो उसमें दिखाई नहीं देता, और पेपर बैकवर्ड है इसमें साला दिखाई देता है। पेपर बैकवर्ड है, समझा ना बात, खास बता रहा हूं। पेपर बैकवर्ड है और कहते हैं इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन एडवांस है। अरे एडवांस में तो एडवांस होना चाहिए। कागज पर दिखाई देता है मतदाता को कि मेरा वोट किसके नाम पर जमा हो गया, मगर मशीन में दिखाई नहीं देता। मशीन अगर एडवांस है तो मशीन में तो दिखाई देना चाहिए, मगर मशीन में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मशीन में दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत बड़ा दोष है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, पहला दोष। दूसरा कि ये जो मशीन है, ये मशीन में अगर ये वोट मैंने साइकिल को दिया और अगर मुझे 8 दिन के बाद, चुनाव रिजल्ट के बाद मुझे अपना वोट फिजिकली वेरीफाई करना है। देखो भाई, बहुत खास बात आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बहुत अहम बात है। सभी के लिए है, मगर मुसलमानों का जीरो हो गया, इसलिए आपको बता रहा हूं। मुसलमानों का सिक्योरिटी ये जीरो के साथ जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये जीरो होता है तो आपका भविष्य नहीं है भारत में, और यदि आपका वोट वैल्यू बरकरार रहता है तो आपकी सिक्योरिटी के दुनिया में कोई भी रोक नहीं लगा सकता। इसलिए इतना अहम बात है, इसलिए समझा रहा हूं। ये जो मशीन के अंदर आपने वोट दिया, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अगर मुझे चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मेरे वोट का वेरिफिकेशन करना है, मुझे मेरे वोट का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो मशीन कहती है फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। मशीन कहती है फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। तो पूछो क्यों? नहीं, वो बैलेट पेपर पर हो सकता है, ये इधर नहीं होता है। तो बैलेट पेपर पर हो सकता है और मशीन में नहीं हो सकता है, तो ये मशीन एडवांस कैसी है? क्योंकि बैलेट पेपर आपका फिजिकली उधर ही रहता है, 6 महीने तक रखना अनिवार्य है कानून के अनुसार। और आप अगर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहते हो
तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। मशीन में जो वोट आप डालते हो उसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। और यदि वोटों का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो मैं 200% गारंटी से कहता हूं आपका वोट मशीन में गायब होता है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए तो गायब नहीं हो सकता, और फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो तो 200% गारंटी से कहता हूं गायब हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। नंबर 2। अभी नंबर 3, आप इस ईवीएम मशीन के द्वारा यदि रिजल्ट लग गया और रिजल्ट लगने के बाद दूसरा कैंडिडेट जो हार गया वो कहता है नहीं, मुझे ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, मुझे रिकाउंटिंग चाहिए। ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है। ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग नहीं होता, बैलेट पेपर में होता था। ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग नहीं होता है, ओनली रिकैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, 4 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट को बूथ वाइज वोट पड़ा, बूथ वाइज वोट टोटल बनाया गया, टोटल मारा गया और टोटल मार के रिजल्ट घोषित किया। अगर आपने रिकाउंटिंग की मांग की तो क्या होगा? जो बूथ लेवल पर पहले से काउंटिंग हुआ है कैंडिडेट के नाम पर, मान लो 100 वोट हो गए, एक को 30 पड़े, एक को 20 पड़े और एक को 25 पड़े, एक को और 25 पड़े, हो गया 100। तो ये जो बूथ लेवल पर वोट पड़े, केवल उसका सारे बूथों का रिकैलकुलेशन होगा, रिकाउंटिंग नहीं होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकैलकुलेशन एंड रिकाउंटिंग? रिकैलकुलेशन जो ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए लो वोट है उसका रिकैलकुलेशन होगा। रिकाउंटिंग अलग मामला है। रिकाउंटिंग का क्या मतलब है? ईच एंड एवरी बैलेट अलग अलग करना होगा और अलग अलग करके उसको दोबारा गिनना होगा, दोबारा देखना होगा, फिजिकली वेरीफाई करना होगा और फिर रिकाउंटिंग करना होगा। दैट इज रिकाउंटिंग। ईवीएम मशीन में रिकैलकुलेशन होता है, रिकाउंटिंग नहीं होता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा यह है फॉल्ट, और इसलिए यह फॉल्ट जो है दूर करने के लिए मेरा सुझाव है। कहा क्या सुझाव है? तो कहा जैसे एटीएम मशीन होता है, एटीएम मशीन में मैं पैसे निकालता हूं, 5000 मैंने निकाला तो चिट्ठी बाहर आती है, चिट्ठी में लिखा होता है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, आपने 5000 निकाला, आपने 95,000 आपके अकाउंट में बचा हुआ है, तो आपको तसल्ली हो जाती है, हां बराबर है। ये जो मशीन मुझे जो आंकड़े दे रही है ये बराबर है, आपकी तसल्ली हो जाती है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा जैसे एटीएम मशीन रसीद बाहर निकालती है, वैसे ही ईवीएम मशीन से वोटर ने वोट डालने के बाद रसीद बाहर आना चाहिए कि अगर किसी ने पंजे पर, हाथी पर, कमल पर और अगर साइकिल पर वोट दिया तो निशानी, मोहर लगा हुआ कागज बाहर आना चाहिए और बाहर आने के बाद मतदाता को अपनी आंखों से दिखाई देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा आपकी बात मंजूर है, आदेश दिया जाता है इस मशीन को, ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद क्या होगा?
आप बटन दबाने के लिए गए, लाइट जला, बीप का आवाज हुआ, होने के बाद कागज बाहर आ गया, आपने पंजे को ओढ़ दिया, 7 सेकंड तक वो कागज बाहर रहेगा। आप अपनी आंखों से वो कागज देखेंगे, मोहर लगा हुआ है, आप देखेंगे। अगर आपकी आंख कमजोर है तो कागज में लाइट फेंका जाएगा ताकि मोहर का निशान उठकर आपको दिखाई दे। यानी कमजोर आंख वालों की भी व्यवस्था है, अच्छे आंख वालों की भी व्यवस्था है। उसमें 7 सेकंड वो कागज बाहर रहेगा। बाहर रहने के बाद वो कागज का टुकड़ा गिरकर बैलेट बॉक्स में गिरेगा और बैलेट बॉक्स में गिरने के बाद यदि विवाद होता है, काउंटिंग में विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विवाद में कागज के टुकड़ों की गिनती होगी, कागज के टुकड़ों की गिनती होगी। लिखा, ऑर्डर दिया। अगर विवाद होता है, विवाद कब होता है? रिजल्ट आ गया, कैंडिडेट ने लिख कर दिया मुझे रिजल्ट मंजूर नहीं है, मुझे रिजल्ट मंजूर नहीं है, रिकाउंटिंग होना चाहिए, तो विवाद हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवाद में कागज के टुकड़ों की गिनती होनी चाहिए। ये ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या हुआ? 2014 में चुनाव हुआ। चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं। चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल लगाया ही नहीं। और कितने जगह लगाया, ऐसा हमने आरटीआई में चुनाव आयोग को पूछा। चुनाव आयोग ने हमें लिख कर दिया, मेरे पास दस्तावेजी सबूत है। क्या लिख कर दिया? कि इतने जगह लगाया। तो हमने उसका परसेंटेज निकाला सारे देश के चुनाव के आधार पर। तो कितना परसेंटेज निकला? 0.33%। कितने जगह पर लगाया चुनाव आयोग ने? 0.33, यानी 0.50 लगाया होता तो आधा % होता, और 0.33 का मतलब है कि आधा % भी नहीं लगाया, आधा % भी नहीं लगाया। अगर आधा % भी नहीं लगाया तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। 2014 में ये नहीं लगाया और चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी को, भाजपा को 31% वोट पड़े और 583 सीटें चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी को सीटें कितनी मिली? 583। हमने 13 चुनाव हुए, 2014 का 14वां चुनाव। 13 चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को, चुनाव आयोग के आंकड़े देख लो, 31% वोटों पर किसी भी राजनीतिक दल को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, 272 सीटें नहीं मिली, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। मगर भारतीय जनता पार्टी को 31% वोटों से 283 सीटें मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। 31% वोटों पर केवल 11% वोट मिले, केवल 283 सीटें मिली। साथियों, मैं आप लोगों को ईवीएम मशीन में जो घोटाला होता है, किस तरीके से, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
और आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। साथियों, मैं आपको समझा रहा था कि ईवीएम मशीन में 2014 के चुनाव में घोटाला करने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई और जब ये मशीन नहीं लगाई गई तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 31% वोटों से 283 सीटें मिली। हमने पिछले रिकॉर्ड को उसके साथ छानबीन करके देखा, आज तक जितने चुनाव हुए किसी भी चुनाव में 31% वोटों से किसी भी राजनीतिक दल को सिंपल मेजॉरिटी यानी 272 सीटें नहीं मिली, मगर भारतीय जनता पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी तो छोड़ो, उनको 283 सीटें मिली, 11 सीटें और ज्यादा मिली। तो जब ये चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद हमने जून 2014 से अभियान शुरू किया कि ईवीएम में घोटाला हुआ और ईवीएम में घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। मैंने उस समय, क्योंकि हमारे रिकॉर्डेड स्पीच है, कहा कि यदि नरेंद्र मोदी घोटाला करके चुनाव जीते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं, और यदि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ईमानदारी से जीते हैं, तो मैं कह रहा हूं घोटाला से जीते हैं, तो इसका मतलब मेरे खिलाफ डिफेमेशन की केस दाखिल करो, मेरे खिलाफ केस दाखिल करो। तो उन्होंने मेरे खिलाफ कोई केस दाखिल नहीं किया, मैंने ही केस दाखिल किया, क्योंकि मेरे पास दस्तावेजी सबूत है। और जब 2016 में मैंने चुनाव आयोग के विरोध में केस दाखिल किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दाखिल किया, चुनाव आयोग के इतिहास में, चुनाव आयोग के विरोध में आज तक चुनावी इतिहास में किसी ने भी कोई केस दाखिल नहीं किया कंटेम्प्ट का। ये कंटेम्प्ट का केस मैंने दाखिल किया। दाखिल करने के बाद आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि हमने जो केस रजिस्टर किया था, वो केस से जो जूनियर केस वाले लोग थे, उनकी केसेस हियरिंग के लिए आ रही थी और हमारी केस हियरिंग को नहीं आ रही थी। तो मैंने हैदराबाद से आदमी भेजा सुप्रीम कोर्ट में, रजिस्ट्रार के पास आदमी भेजा, अरे भाई जाके पता करो कि हमसे पीछे वाले जो लोग हैं उनकी केस हियरिंग को आ रही और मेरी केस जो है हियरिंग को नहीं आ रही, क्या बात है। तो जब हैदराबाद से मेरा आदमी रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो रजिस्ट्रार ने हमारे लोगों को क्या कहा, हमारे लोगों को कहा आपके वकील ने आपका केस विड्रॉ कर लिया, आपके वकील ने आपका केस विड्रॉ कर लिया। अरे मैंने कहा मैं वकील को पैसे देता हूं, मेरा वकील मेरे को पूछे बगैर मेरा केस विड्रॉ कैसे कर रहा है। तो मैंने हमारे जूनियर लॉयर अंबिका रॉय को एसएमएस भेजा, जानबूझकर प्लानिंग के तहत भेजा, कि अगर मेरे वकील ने मेरे पूछे बगैर मेरी केस विड्रॉ की है तो मेरे साथ विश्वासघात किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, मैं उस वकील पर क्रिमिनल केस दायर करना चाहता हूं, मुझे सलाह दो। मैं जानता था मेरा जूनियर लॉयर सीनियर लॉयर को मेरा ये मैसेज जरूर फॉरवर्ड करेगा, उसने ऐसा ही किया। उसने सीनियर लॉयर को मेरा एसएमएस फॉरवर्ड किया
और जैसे ही सीनियर लॉयर को वो मेरा मैसेज फॉरवर्ड किया तो सीनियर लॉयर ने जूनियर लॉयर को पूछा, ये वामन मेश्राम कौन है? तो मेरे जूनियर लॉयर ने बताया, बहुत खतरनाक आदमी है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ब्रह्मा से भी नहीं डरता है। कहा इतना खतरनाक है? हाँ, इतना खतरनाक आदमी है। तो वो कहता है आपके खिलाफ में क्रिमिनल केस दाखिल करना चाहता है और आपने विड्रॉ किया, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आपको तो बहुत जल्दी जेल में जाना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। दूसरा वो आदमी ये कहता है कि बार काउंसिल में एप्लीकेशन करने जा रहा है, अब आप भविष्य में वकालत कैसे करते हो देखता हूं, आपका सर्टिफिकेट जो है बार काउंसिल से रद्द करवाऊंगा। तो वकील ने जूनियर लॉयर को पूछा कि क्या किया जाए। तो जूनियर लॉयर ने वकील को कहा, आप सीनियर है, आप ही बताइए। तो सीनियर लॉयर ने कहा कि मैं दोबारा केस रजिस्टर करता हूं। तो वकील को उसने कहा, वकील ने मुझे पूछा, तो मैंने फिर फैसला किया, जोखिम लिया, कहा कि उसी वकील से दोबारा रजिस्टर करवाओ। रजिस्टर करवाया। उस वकील ने, जो सीनियर लॉयर था, उसने जब दोबारा केस रजिस्टर किया तब मेरा ओपिनियन क्लियर हो गया कि सीनियर लॉयर ने अपनी इच्छा से केस विड्रॉ नहीं किया था, चुनाव आयोग ने और भारत सरकार ने उस पर दबाव डाला था और दबाव की वजह से उसने केस विड्रॉ किया था। प्रमाणित हो गया। क्यों? जब उसने दोबारा रजिस्टर किया तो सिद्ध हो गया उसने अपने से ये काम नहीं किया। दोबारा केस का नोटिस इश्यू हुआ, केस रजिस्टर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तारीख दिया। तारीख देने के 2 दिन पहले दोबारा 1 महीने के बाद की तारीख दिया। दोबारा तारीख दिया, फिर रद्द किया। 2 दिन पहले फिर कहा 2 महीने के बाद की तारीख देते हैं। 6 महीने तक हियरिंग के लिए केस नहीं आने दिया। मैंने अपने वकील को चीफ जस्टिस के पास भेजा, चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करवाया, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया अगले केस में केस हियरिंग के लिए लाया जाए। रजिस्ट्रार ने फिर भी नहीं किया। मैं आपको, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर देने के बाद भी रजिस्ट्रार ने मेरी केस को हियरिंग को नहीं लाया। अब अंदाजा लगाओ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप न्यायपालिका से न्याय चाहते हो और आप सोचते हो कि न्यायपालिका से न्याय मिलता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। चल रहा है? शुरू हो गया? ओके। तो इस तरह से मुश्किल से केस हियरिंग को आई 4 जनवरी को। चुनाव आयोग के वकीलों ने मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज को कंप्लेंट किया कि यह आदमी चुनाव आयोग को ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है, तो वकील ने कहा कि उसका लेटर पढ़ के सुनाओ। उसने वकील ने पढ़कर सुनाया। मैंने 4 मुद्दे उठाए थे। मैंने केस लेटर लिखा था चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग ने मुझे कहा था, लिख कर दिया था कि मैंने उसको लिख कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी तुम क्यों नहीं लगा रहे हो। तो उसने कहा नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए, तो इसलिए मैंने 4 मुद्दे लिखे कि प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होता है, चीफ जस्टिस के पास भी बहुत अथॉरिटी है, इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा सकता है। इतना सारा चुनाव आयोग कर सकता था, मगर कोई भी काम चुनाव आयोग ने नहीं किया। इस वजह से मैं ये कहता हूं कि चुनाव आयोग कंटेम्प्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है। जब ये केस हमने दायर किया, इसके बावजूद भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट भी हमारे सामने है। 4 मार्च का दोबारा तारीख उनको दिया जवाब देने के लिए, जवाब उनके पास था नहीं। फिर 10 अप्रैल का समय दिया। 10 अप्रैल के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने
नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी कि वामन मेश्राम ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया है। अगले हियरिंग के पहले 3,567 करोड़ रुपया अगर सैंक्शन नहीं किया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए, तो अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नर को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी पैसा दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने फौरी मीटिंग ली और 3,567 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। चुनाव आयोग ने लेटर रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस पर फैसला दिया कि सारे देश में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन 100% लगाई जाएगी 2019 के चुनाव के पहले। यह आदेश मेरे केस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मगर जब मैंने केस का ऑर्डर पढ़ा तो ऑर्डर आधा था। आधा यह था कि मशीन लगाई जाएगी, मगर चुनाव आयोग के पास एक और हथियार है कि रिकाउंटिंग नहीं होगा। ईवीएम मशीन में जब घोटाला होता है तो रिकाउंटिंग में ही पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पेपर के टुकड़े जो है उसकी रिकाउंटिंग होगी तो घोटाला पकड़ में आ सकता है। घोटाला पकड़ में ना आवे इसलिए बैलेट पेपर का रिकाउंटिंग ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने, भारत सरकार ने, लॉ मिनिस्ट्री ने रूल बनाया। इसलिए रिकाउंटिंग नहीं होती है। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बावजूद भी ईवीएम में घोटाला होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक ईवीएम मशीन की रिकाउंटिंग नहीं होती है पेपर ट्रेल के द्वारा। इसलिए साथियों, दोबारा मैंने केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर किया ताकि उस रूल को, जो संविधान विरोधी है, उस रूल को स्क्रैप किया जाए, उसको खत्म किया जाए। अभी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर 19 के पहले अगर वो रूल रद्द होता है तो बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, लिख कर देता हूं आप लोगों को। और यदि वो रूल स्क्रैप नहीं हुआ तो मैं यहीं से आपको स्टैम्प पेपर पर लिखवा देता हूं कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। क्यों? क्योंकि 2 बार कांग्रेस ने घोटाला करके जीता, तो कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता किया, 2 बार तुम जीतो। 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम घोटाला करो। यह समझौता हुआ है, इसके तहत ये सारी बातें हो रही है। इसलिए इसके विरोध में हमारे पास आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आंदोलन करने के लिए एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस रहेगी, एक मैदान में हमको लड़ना होगा, तब ये वोट का अधिकार आपका बचेगा। आप वोट का अधिकार बचेगा तब तो लोकतंत्र बचेगा। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो हम सब मजलूमों का कोई भविष्य नहीं है। अगर आप अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हो तो आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। इस मौके पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। धन्यवाद।